चलिए, तो इट इज डायबिटीज इज नॉट बिकॉज ऑफ योर शुगर, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है, उसके पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायबिटीज, हम लोग बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपने शायद मीठा खा लिया है, बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से आपको डायबिटीज हो गया है। या बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों ने राइस खाया है, पोटैटो खाया है, या बहुत ज्यादा आउटसाइड फूड खाया है, या हमारे जेनेटिक्स में है। इन सारी चीजों की वजह से जो है आपको डायबिटीज होता है। तो ये सारी चीजें सच नहीं है। सच क्या है कि ठीक है, तो आज हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे एक रिसर्च बेस्ड डिस्कशन करेंगे। रिसर्च बेस्ड डिस्कशन क्या है कि ऑलरेडी साइंटिस्ट इसको रिसर्च कर चुके हैं और अब ये कंक्लूजन पे आ गया है कि क्यों ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात सारे लोग मानते हैं कि हम लोग राइस अभी से नहीं खा रहे, हम लोग राइस पता नहीं कितनी पीढ़ियों से खा रहे हैं। जब आज मैंने रिसर्च किया कि राइस कहाँ, कितने राइस का पहला जो कल्टीवेशन था यानी जो खेती है वो कभी हुई है, इट इज 1550 BC। 1550 BC साल पहले से चावल उगता है हमारे इंडिया में। तो तब से हम लोग राइस खा रहे हैं। तो अभी डायबिटीज क्यों हो रहा है, फिर अब हम लोगों को राइस क्यों अलाउड नहीं है? इस बारे में मैं रिसर्च पढ़ रही थी और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा रिसर्च पता चला है कि जो जापान है, जापान में उनका जो मेन फूड है 1960 तक राइस ही था। वो राइस ही खाते थे। और जो बाकी की चीजें हैं वो होती है, लाइक मीट होता है, फिश होता है, बाकी की चीजें भी होती है, बट इट इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सिर्फ फ्लेवर ऐड करने के लिए होती है। बट उनका जो मेन कोर्स होता है वो हमेशा राइस होता है। 1960 1970 तक यहाँ पर जापान के लोग, दे आर द नोन थीनेस्ट लोग होते हैं, सबसे हेल्दीएस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी वो लोग जीते हैं। तो ऑब्वियसली कोई बीमारियों के बिना वो इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं। तो इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला कि 1960 1970 तक इनके यहाँ पर भले ही वो लोग राइस खा रहे थे लेकिन डायबिटीज का अकरेंस इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 1970 1960 के बाद वहां पर आउटलेट्स खुले। आउटलेट्स किस चीज के खुले हैं? बर्गर, पिज्जा, केएफसी। और सडनली जहां 1980 तक 40 के एज के ऊपर के जो लोग थे उनका 1 to 5% तक का उनका डायबिटीज का अकरेंस था, विच इज वेरी निग्लिजिबल। टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1 to 5% लोगों को डायबिटीज होता था, वो भी 40 के ऊपर के लोगों को। लेकिन आफ्टर 1990 जब उनके यहाँ पर ये जो बर्गर, पिज्जा, केएफसी ये सारी चीजें आई, तो उसके बाद जो ड्रास्टिक नंबर बढ़े हैं, इट इज मोर देन डबल, यानी 11 से 12% तक उनके यहाँ पर जो है डायबिटिक पेशेंट ज्यादा मिल गए। ये एक रिसर्च हुआ है जिसकी वजह से ये पता चला है कि राइस इज नॉट द कल्प्रिट। राइस की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारा जंक फूड आया है, उसके वजह से ये चीजें हुई है। अब ये सेम चीज ना इंडिया के पॉपुलेशन को लेके भी डिस्कशन हुआ है, लाइक डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये जो ऊपर का स्टडी है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, बहुत इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको रिवर्सल में ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। ठीक है, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन, और ये येलो, आप ये स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख सकते हो, या स्क्रीन पर भी जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा। उसमें क्या हुआ है, ये जो डेटा है इट इज अराउंड 90 60 70 के बीच का इंडिया में कितने डायबिटीज के पेशेंट कहाँ कहाँ मिलते थे वो है। और ये साइड का जो है वो रूरल इंडिया का है। रूरल इंडिया का यानी जो गांव की तरफ, जहां पर मेट्रो सिटीज नहीं है, जहां पर जंक फूड बोलो, या जहां पर एक्टिविटी यानी खेती के काम ज्यादा होते हैं, तो वहां पर स्पेशली सिर्फ इतने पोर्शन में डायबिटीज के पेशेंट मिलते थे। और जो सिटीज है वहां पर, इन सिटीज में ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। ये कभी की बात है, इट इज अ 70 60 70 के बीच का। लेकिन 2014 का ये डाटा है। 2014 में इवन, किसी का तो माइक चल रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। 2014 में ये जो है इतने डायबिटीज के पेशेंट दिखाई देने, और जो रेड नंबर है, रेड कलर है, ये वो है जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं। एक सेकेंड, किसी का तो माइक चल रहा है, कौन है? फकीर, प्रबीर जी माइक म्यूट कीजिए आपका। फैज जी म्यूट। ओके, सो बेसिकली अचानक से 70 और ये 2014 इसके बीच में रूरल एरिया में और सिटी एरिया में इतने ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट बढ़ गए। ओके, तो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ये ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ है?
ये ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ है ये हम लोगों को पता करना है, क्योंकि ये चेंज अगर हम लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि ये अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है रिवर्सल हो जाएगा। क्योंकि सेम खाने की चीजें थी, तभी भी वही चीजें खाते थे, बाद में भी वही, एटलीस्ट जो खेती की चीजें उगती है वो, एटलीस्ट जो बेसिक घर का खाना हम लोग खाते थे वो तो वही रही तभी भी और अभी भी। तो इन दो इतने 30 से 40 साल में ऐसा क्या डिफरेंस हुआ है, ऐसा क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से डायबिटीज के नंबर बढ़े, और वो हम लोग अगर रिवर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये वो डेटा है, अब ये वो डेटा है कि जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि क्या चेंज हुआ, टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में जो आया है वो क्यों आया है, तो उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अभी इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, जिनका बीएमआई लो है, यानी जो वेट जिनका ज्यादा नहीं है, जो अपने आइडियल वेट पर भी है जी, जिनका वेट ज्यादा है। प्रवीर जी आप प्लीज म्यूट कीजिए, आपका शायद फोन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ओके, थैंक यू। तो जिनका जो है वेट जो है वो आइडियल वेट पे है, यानी उनका जो हाइट इज टू वेट का रेशियो है वो सही होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। ये हमारे देश का और बाकी देश के कंपेयर में सबसे बड़ा बोलते हैं ना डिफरेंस है। जो एशियंस है, यानी जितने लोग हमारे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं पर वो इंडियन ओरिजिन है, एशियंस है, तो उन लोगों में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्या, कि अगर उनका वेट ज्यादा भी नहीं है, वो उनके आइडियल वेट पे भी है, लेकिन उनका हिप का रेशियो यानी पेट के आसपास का घेरा है वो बड़ा है। उसके अलावा हाई विजरल फैट, यानी स्किन के नीचे का जो फैट है वो उनका ज्यादा है। इसके अलावा इन सब चीजों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसके अलावा इन लोगों में ऑटोमेटिकली जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ब्लड वेसल्स जो है, नसें है जो खून पहुंचाती है, उसके अंदर का जो सरकमफेरेंस है वहां पर बहुत ज्यादा फैट डिपोजिशन हो गया है। इसके लिए वो लोग जो मोटे नहीं दिखाई देते, ठीक, जो लोग मोटे हैं उनके अंदर तो है ही, जिनका वेट बाहर से विजिबली ज्यादा है, विजिबल फैट यानी स्किन के नीचे का जो फैट है, तो जिनका फैट ज्यादा है उन लोगों में तो ये प्रॉब्लम है ही। लेकिन स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि हमारा तो वेट ज्यादा नहीं है, हम तो ज्यादा ओवरवेट भी नहीं है, 2-3 किलो ही ज्यादा है, उनके केस में क्या हो जाता है, उनके नसों के अंदर जो है वो ब्लड जो फैट है वो डिपॉजिट हो गया है। दूसरी बात, जिनके खून में घुल गया है, यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ जाता है, जिनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो हाई आ जाता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई आता है, उन लोगों के अंदर, ये स्पेशली हम लोग एशियंस का बॉडी फिनोटाइप वैसा है, यानी हमारे बॉडी में ये सारी चीजें देखी जाती है, तो उस कंपेयर में उस जमाने में और इस जमाने में ये सारे चेंजेस हमारे अभी ज्यादा नजर आते हैं। हम लोग बात करेंगे कि ये सारी चेंजेस हम लोगों में क्यों हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी लोगों के कंपेयर में, मतलब इंडिया में 10 साल पहले लोगों को डायबिटीज हो रहा है। 10 साल पहले डायबिटीज कैसे होगा, जहां पर ब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में, यूके साइड में लोगों को 40-45 के बाद डायबिटीज डिटेक्ट होता है। एशियंस में, यानी हमारे कल्चर के वजह से या हमारे जियोग्राफी की वजह से, हम लोगों में 30-20, तो वो 10 साल पहले आता है। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को है जो कम एज में डायबिटीज हो जाता है। दूसरी एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लो अवेयरनेस लेवल्स, हमारे यहाँ पे चीजों को लेके लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फिर वो उनके खाने, उनका खान पान होने दो, उनका एक्सरसाइज का होने दो, या उनको ऑलरेडी डायबिटीज है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है, आप कुछ और टेस्ट करने जाते हो और कुछ और तकलीफ होती है, उसके रेफरेंस में आप ब्लड शुगर चेक करते हो और तब आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हुआ है। तो क्या होता है, हाई प्रिवेलेंस ऑफ अनडायग्नोस्ड डिजीज, बहुत बार आपको हुआ रहता है लेकिन आपको पता नहीं रहता। ठीक है, दूसरी बात है अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ द केयर, ये लोअर स्ट्राटा के लिए बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज का जो केयर है, जो रिवर्सेबल प्रोग्राम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सी क्या हुआ है पता है, उन 2000 उन 1960-70 से लेके 2000 के इस 30-40 साल में सबसे ज्यादा इंडिया, एशियन इंडियंस, जो एशियन इंडियंस है सबसे ज्यादा उनका लाइफस्टाइल का एवरेज लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज हो गया है।
एवरेज लाइफस्टाइल यानी व्हीकल ओनरशिप बढ़ गया। इन 40 साल में क्या हुआ है, लोगों का व्हीकल ओनरशिप यानी वो गाड़ियां ज्यादा ओन करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो मूवमेंट है, जो खेतों में काम करते थे, जो एफर्ट्स था, वो सब कुछ कम हो गया है। उसके बाद मोबाइल टेलीफोन्स और कंप्यूटर, इसके वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा सीडेंट्री लाइफ हम लोग जीते हैं, यानी बहुत घंटे घंटों तक हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं और हम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि हम लोग काफी टाइम से जो है पिछले एक, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया फेसबुक ओपन कर दो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका 1 1.5 घंटा उसमें चला जाएगा। तो बहुत टाइम तक जो है आपकी बॉडी मूव नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें एड ऑन हुई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों के पास एज कंपेयर टू बिफोर, मतलब 60s और 70 के कंपेयर में, वी हैव द एक्स्ट्रा मनी विच वी स्पेंड ऑन द लग्जरियस ट्रीट, यानी हम लोगों के पास मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर, इसको अभी जो ये एक लाइफस्टाइल माना जाता है, तो वी स्पेंड मोर मनी ऑन दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन द डायबिटिक केयर। तो उस पे हम लोग ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट अबंडेंस। न्यूट्रिएंट अबंडेंस मतलब हाई इंटेक ऑफ रिफाइंड सीरियल, यानी पहले भी हम लोग जो है ये यूज करते थे क्या, एक मिनट, इसके पहले भी हम लोग जो है राइस यूज करते थे, लेकिन अभी जो राइस या अभी जो ग्रेन्स आते हैं वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिफाइंड मतलब क्या होता है, जो राइस पहले खाते थे और अब के राइस में क्या डिफरेंस है। जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड किए हुए हैं, तो उसको भी है। प्रवीर जी, शायद ना आपके फोन का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, मैं म्यूट करती हूँ, इधर से हो जाता है और फिर से बाद में जो है आप देखो फिर से अनम्यूट हो गए हो। प्लीज आप माइक टच मत कीजिए प्रवीर जी, आपके फोन का प्रॉब्लम है, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। फोन को हाथ मत लगाइए, शायद वो आपके मोबाइल का कुछ इश्यू है। ठीक है, तो इस तरह से रिफाइंड सीरियल यूज हो जाता है। एंड लो इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो डाइट में से जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर जाना चाहिए उतना बॉडी में नहीं जा रहा है, क्योंकि जब ये सीरियल का प्रोसेसिंग होता है उसके ऊपर का लेयर निकाला जाता है जिसके अंदर एक्चुअली फाइबर होता है। तो हम लोग अगर रिफाइंड चीजें यूज करेंगे, प्रोसेस्ड चीजें यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें का जो है फाइबर निकल जाता है और फाइबर का इंटेक हमारे बॉडी में कम हो जाता है। तो ये चीजें चेंज हुई है 1960 से लेके 2000 के 30 40 सालों में, जिसके वजह से सडनली डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्सल के प्रोसेस में ये सारी चीजें उल्टी करेंगे, यानी जो जो गलतियों की वजह से। और ये सारा जो रिसर्च है ना, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा है। चेन्नई में 2000 1900 1968 में वगैरह ये शुरू हुआ था, और तब से अभी तक ये रिसर्च चल ही रहा है लोगों के ऊपर, अलग अलग सिटीज में, मेट्रोज में करते हैं, अर्बन सिटीज में, रूरल एरियाज में। तो इसका ऑलरेडी रिसर्च चल ही रहा है। तो आपको बस इतना करना है कि हम लोग रिवर्सल के प्रोसेस में ये सारी चीजें उल्टी करेंगे। जो जो चीजें हुई है और उनको लगता है रिसर्च के बाद द्वारा उनको पता चला है कि इन चीजों की वजह से डायबिटीज होता है, हम लोग सारी चीजें उल्टी करते चलेंगे ताकि हमारा डायबिटीज जो है रिवर्स हो सके। एंड दैट शुड बी ऑल्सो इन अ वेरी सिंपल वे। इसका एक सिंपल और एक बताती हूँ। एक एडवेंटिस्ट बोल के एक जगह है, आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। इट इज वो ऐसी जगह है जहां पर के लोग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना फैसिलिटीज नहीं है, यानी वो लोग हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, मतलब दवाइयों को प्रेफर नहीं करते, बेसिकली लाइफस्टाइल इंप्रोवाइज करते हैं, खाने का इंप्रूवमेंट करते हैं। उस वहां के पूरे लोग ही, मतलब तो जिसको भी रिसर्च करना रहेगा तो वो लोग वहां के लोगों को लेकर रिसर्च करते हैं ताकि वो आसानी होती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम नहीं किया होता है। तो जब वहां पर रिसर्च किया गया तो वहां पर ये पता चला कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन, मतलब टाइप 2 लोग, कितने लोगों में उनको टाइप 2 डायबिटीज दिखाई दिया। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनमें उनको इतने प्रतिशत जो है डायबिटीज दिखाई दिया। उसके बाद होता है सेमी वेजिटेरियन। सेमी वेजिटेरियन मतलब वो लोग जो हफ्ते में से 1 या 2 बार नॉनवेज खाते हैं। उसके अलावा पेसो, पेसो वेजिटेरियन, पेसो यानी फिश, तो वो लोग जो लोग फिश खाते हैं उनके अंदर डायबिटीज कितना दिखाई दिया। उसके अलावा लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, लैक्टो यानी दूध, ओवो मतलब एग, और ये वेजिटेरियन, तो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन जो है, यानी जो लोग मीट, दूध और अंडे खाते हैं, उन लोगों में कितना डायबिटीज दिखाई दिया। इसके अलावा वीगन, वीगन यानी जो लोग वेजीज खाते हैं, जो लोग वेजीज खाते हैं उन लोगों में जो है ये जो डायबिटीज है वो सबसे कम प्रमाण में देखा गया।
तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट जाता रहेगा, जो नॉनवेज से जाता है, वो आपके अंडों से जाता है, आपके फिश से जाता है, दूध से जाता है, और उसके वजह से जो है डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों में देखा जाता है। इसका मतलब ये है क्या कि आपको ये सारी चीजें छोड़नी है? नहीं, हम लोग ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि हम लोग अच्छे से HbA1c मेंटेन कर सके। इसके अलावा जब उन लोगों ने देखा कि जितने भी लोग वीगन वीगन यानी कम से कम नॉनवेज, यानी ऑलमोस्ट हर चीज के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स और आपका जो है फाइबर इनटेक बढ़ाया है, तो उन लोगों में जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि एक तो बॉडी फैट बहुत ज्यादा कम हुआ है, बॉडी वेट जिसको बोलते हैं, यानी जो लोग वीगन कंज्यूम कर रहे थे और अदर देन वीगन जो थे, उन लोगों का तकरीबन 5.8 kg कम हुआ है, और जो बाकी है उनका हाफ कम हुआ है। तो स्पेशली जो लोगों को लगता है कि बाद में हमारा वेट बढ़ जाएगा या बाद में अगर प्रॉब्लम होगी, तो बिना किसी मेंटेनेंस के, मतलब आपको अगर एक्सरसाइज भी आप इतनी नहीं करते हो और सिर्फ बेसिक फूड को फोकस करोगे, तभी भी आपका ना वेट बढ़ेगा ना आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सालों साल यानी तकरीबन 2 साल के बाद फिर से उन्हीं लोगों के ऊपर जब स्टडी किया गया तो उनका वेट कम होता नजर आया, रादर देन उन लोगों का जो लोग बाकी की भी नॉनवेज चीजें या फैटी फूड कंज्यूम कर रहे थे। तो इन लोगों को जो है, मतलब जो लोग इसके पहले बहुत सारे लोगों ने ना अलग अलग डायबिटीज रिवर्सल के प्रोग्राम किए रहेंगे या अलग अलग डाइट फॉलो किए रहेंगे, तो अगर आपका वहां पर रिवर्सल नहीं हुआ है या आपको रिजल्ट नहीं आए हैं, उसका रीजन ये येलो लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड से चलोगे तो वो हमेशा आपको हेल्दी वे में लेके जाएगा, यानी वेट भी कम होता रहेगा, बॉडी फैट कम होता रहेगा, वेट से ज्यादा ना बॉडी फैट कम होता रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल रहेगा। कंट्रोल करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप एक साइंटिफिक वे से चलते हो। लेकिन अगर आप सही वे से उसको नहीं करते हो, जैसे हम लोग फेज 1 फेज 2 फेज 3 में करते हैं, स्लोली करके उसको सेट करते हैं, तो फिर आगे जाके वो फिर से बाउंस बैक होगा। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपके बॉडी में फाइबर का इंटेक ज्यादा है, अब ये फाइबर जाता कहाँ से है? आपके ग्रीन वेजिटेबल से, और आपकी जो दालें हैं आप खाते हो, अगर वो पॉलिश्ड नहीं है, अगर वो रिफाइंड नहीं है, तो वहां से आपके बॉडी के अंदर फैट जाता है। क्यों? फाइबर जाता है। तो क्यों? क्योंकि जो फैट है, अगर आप फाइबर ले रहे हो और वो वेजिटेबल से जा रहा है, तो आपको पोर्शन कंट्रोल करने का भी जरूरत नहीं है, यानी इतना ही खाना है इतना नहीं खाना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कंट्रोल क्या करना है? आपको आपके फैट को कंट्रोल करना है, आपके खाने के अंदर जो फैट जा रहा है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप फैट कंट्रोल करोगे, सी कार्ब्स कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग राइस बंद कर देंगे, और आपने देखा रहेगा जो लोग राइस नहीं भी खा रहे हैं ना, तभी भी शुगर लेवल या मेडिसिन उनका कंटिन्यू ही है। ओके, तो हम लोगों को कार्ब्स को नहीं फोकस करना है, हम लोग को बॉडी के फैट को फोकस करना है। अब ये फैट क्या चीज होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग अगर फैट को फोकस करते चलेंगे, फैट को फोकस करेंगे यानी कार्ब्स को नहीं, यानी हम लोग राइस क्या खा रहे हैं, मीठा क्या खा रहे हैं, इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे, वो आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, ठीक है। लेकिन इट इज इन द फेजेस, फेज 1 फेज 2 फेज 3, जब आप आगे आगे बढ़ोगे तब आपको कार्ब्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, आपको राइस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, आपको रिस्ट्रिक्शन करना है आपके फैट परसेंटेज पर। जब जब आपका फैट का परसेंटेज बढ़ेगा तब तब आपके रीडिंग में फ्लक्चुएशन होगा। फॉर एग्जांपल, ये क्या किया गया, एक 11 वीक पर और 22 वीक पर, यानी तकरीबन एक 4 महीने के बाद और एक 8 महीने के बाद स्टडी किया गया है उन लोगों का जिन लोगों ने फैट पे कंट्रोल किया है। तो उनका HbA1c जो था, जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन है उनका 11th वीक, ये वाले वो लोग हैं जिन्होंने फैट कंजम्पशन को कंट्रोल किया है, तो उसमें क्या हुआ है, 11 वीक के बाद उनका HbA1c 8 से घट के 7 पे आया हुआ है। और आगे 2 हफ्ते मतलब 4 महीने के बाद यानी फेज 2 में जब इट इज अराउंड 6.84, मतलब ये पहले 8 था फिर 7 पे आया है, 7 से ये 6 में आया है। बट जो लोग जिन्होंने कार्ब्स को कंट्रोल किया है, यानी कार्ब्स फोकस डाइट, जो लोग बोलते हैं मीठा नहीं खाना, राइस नहीं खाना, कार्ब्स को फोकस किया हुआ है, उन लोगों का देखिए HbA1c फर्स्ट वीक में कम होता है, नहीं होता है ये नहीं है, बट देखो डिफरेंस बहुत कम है, इट इज 780 थे और 742, तो ये डिफरेंस बहुत कम है। और प्लस 8 महीने के बाद जो है ये बढ़कर 760, विच इज ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट डिजिट से बड़ा है। लेकिन हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ है। हमारा गोल क्या है? HbA1c 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। बट जब ये 22 वीक के बाद किया गया तो फैट जिसने कंट्रोल किया है उसका जो है HbA1c बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बेसिकली
फैट का गोल रखना है। फिर मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे लोगों के पेट के ऊपर फैट है, किसी के ब्लड में फैट है, किसी के वेन्स में है। और इसीलिए हम लोग जब फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये जो सबका कॉमन क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली फेज 1 कब रहता है, फेज 2 कभी रहता है, फेज 3 कब रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फेज 1 जिसमें मोस्ट ऑफ आपके लोग हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी का जो एक्सटर्नल पेरिफेरी में जो फैट है और ब्लड के अंदर की जो शुगर है, वो हम लोग सारी यूज करेंगे फेज 1 में। फिर फेज 1 का हमारा गोल क्या होता है, फेज 1 का हमारा गोल रहेगा कि अपने को ब्लड के अंदर की जो एक्स्ट्रा शुगर है वो यूज करनी है। अभी इसको यूज कैसे करेंगे, जो हमारे एक्सरसाइज के सेशंस होते हैं उसमें हम लोग उसको यूज करेंगे। सेकेंड, एक्स्ट्रा फैट जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, अभी सेल क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोला होगा, हम आगे जानेंगे। लेकिन जो फेज 1 है उसके अंदर हमारा गोल क्या रहेगा कि एक्स्ट्रा फैट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज, बॉडी के बाहरी हिस्से में जो चर्बी है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसको करने के लिए हम लोग जो है शेक लेते हैं, विटामिन लेते हैं, क्योंकि आपके दिन भर का जो कैलोरी, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी को 1500 कैलोरी लगती है और अभी जो एग्जिस्टिंग डाइट प्लान है उसमें आप 1000 कैलोरी खाते हो, तो 500 कैलोरीज बॉडी को कम पड़ती है। तो बॉडी क्या करती है, जो 500 कैलोरीज है वो आपके चर्बी में से लेती है, उसको काम करने के लिए चाहिए तो वो उस चर्बी में से लेती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फेज का गोल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डोसेज कम करना। जैसे जैसे आपके बॉडी के अंदर से फैट कम होता जाएगा, ब्लड शुगर यूज होते जाएगी, ऑटोमेटिकली मेडिसिन के ऊपर का डिपेंडेंसी आपका कम होता है। इसके लिए फेज 1 में ये 3 गोल रहते हैं कि हम लोग मेडिसिन कम करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा शुगर यूज करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फैट मतलब बाहरी हिस्से में जो फैट है वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं फेज 2 में। फेज 2 में पहुंचने के बाद आपका ये कंसर्न होता है कि आपको जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखनी है विदाउट मेडिकेशन, ताकि आपका बॉडी का खुद का ही इंसुलिन यूज हो। तो सेकेंड फेज का हमारा गोल ये रहता है कि विथ नॉर्मल फूड हमारा बॉडी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग वो फेज 3 में पहुंचते हैं, तो फेज 3 में पहुंचने के बाद हमको क्या करना है वो हम लोग बेटर इस एनिमेशन से समझेंगे। अभी ये पिक्चर क्या है वो आप समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तरह का ये सेल है, ऐसे हजारों करोड़ों सेल्स आपके बॉडी के अंदर है, लेकिन ये स्पेशली आपके पैनक्रियाज या आपके लीवर या आपके मसल्स के आसपास का सेल है। ओके, मसल्स वाला सेल है, आसपास नहीं, मसल्स का सेल है। अब इसका क्या काम है, ये जो है ना, ये जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं ये आपके ब्लड के अंदर की शुगर है, और ये जो है ये डोर है, ये डोर है जिससे ये ब्लड के अंदर की शुगर जो है सेल के अंदर चली जाती है। तो क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। ओके, अभी जिनको डायबिटीज है उनका ये प्रॉब्लम हुआ है कि ये जो ब्लड के अंदर की शुगर है, ये जो पर्पल बॉल्स दिख रहे हैं जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, ये इन दरवाजों से अंदर नहीं आ पा रहे, ये अंदर नहीं आते, इसके लिए ब्लड में आपका ब्लड शुगर लेवल हाई दिखाते हैं। तो हम लोगों का क्या काम है, नॉर्मल क्या होता है कि इन सेल्स, ये जो सेल्स है और ये जो यहाँ का ग्लूकोज है यानी ब्लड है, ये जो है इंसुलिन के ताले हैं, इसके अंदर इंसुलिन नाम की चाबी लगेगी, तो ये ताले खुल जाएंगे और जैसे ये खुलेंगे यहाँ से ग्लूकोज जो है वो अंदर आने लगेगा। ऐसा नॉर्मल होना चाहिए। ओके, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट में ऐसे नहीं होता। डायबिटीज के पेशेंट में किसी वजह से, ये देखिए इंसुलिन की चाबी यहाँ लगती है और जैसे ये चाबी लगेगी ये दरवाजे खुलेंगे और शुगर जो है वो अंदर चला जाएगा, और फिर आपकी जो ये सेल है वो काम करने लगती है। स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज है, उनको वीकनेस लगता है, या उनका अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, अगर इरेक्टाइल फंक्शन है, उनके वहां के मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा, जितने भी आपको कॉम्प्लिकेशंस पता है, जो पता है वो और जो नहीं पता है वो सारे कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस एक मशीन के सही काम नहीं करने की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब ये चाबी लग रही है, चाबी लगते ही वो मसल्स अंदर आ रहे हैं और एनर्जी, ये सेल है ना बिना एनर्जी का काम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है बिना चार्जिंग के चलेगा नहीं, तो उसको चार्ज करना जरूरी है। ये जो सेल, ग्लूकोज जब अंदर आता है ना तभी आपका ये सेल काम कर सकता है। तो अगर डायबिटीज है और ये ताले खराब है और आपका बॉडी सही से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे काम करेगा। तो क्या इस सेल में प्रॉब्लम है, नहीं, सेल अच्छा चलता है, मोबाइल तो चल रहा है, बस चार्जिंग नहीं है। तो क्या आपके सॉकेट में प्रॉब्लम है, नहीं, वहां पर तो आप लगा दोगे तो चलेगा। प्रॉब्लम है इस पिन में जो लगती है ना मोबाइल से सॉकेट तक, तो ये है हमारा ये इंसुलिन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब जब वो चाबी लग रही है वो शुगर अंदर जा रहा है और इसको एनर्जी मिल रही है, यानी ये काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, सी ये आपके सेल के अंदरूनी हिस्सा है, ये फेज 3 का काम बता रही हूँ मैं आपको, फेज 3 समझा रही हूँ। फेज 3 में हम लोग क्या करेंगे,
चर्बी स्किन के नीचे का, शरीर के बाहरी हिस्से का चर्बी निकाल दिया है, ब्लड के अंदर का नॉर्मल कर लिया है। अब हमको सेल के अंदर का करना है, कि सेल के अंदर का ये जो चाबी है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल शुगर का काम कर सकता है, नॉर्मल इंसुलिन इसको इस्तेमाल कर सकता है, सब कुछ नॉर्मल चल सकता है अगर ये चाबी सही से इसको लगेगी। तो ये चाबी सही से नहीं लगती, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और ये कहाँ पर है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आया है, क्योंकि ये जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं ना, ये येलो येलो, ये देखिए, ये चाबी भी सही है, ताला भी सही है, पर ताले के ऊपर ना ये पीला पीला कुछ चिपक गया है। ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या चीज है? ये फैट है। ये जो काट काट है मैम, फैट है मैडम। ये फैट है, ये डीप आपके शरीर के एकदम अंदर, सबसे अंदर वाले हिस्से में चर्बी है। ये फैट सेल्स है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में, आप तो आपको सिंपल एक फैट आप बोल देंगे, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको इंट्रा मायो सेल्यूलर फैट बोलते हैं। यानी इंट्रा यानी अंदर, मायो यानी मसल सेल्स के अंदर का, और फैट, इंट्रा मायो सेल्यूलर फैट। तो ये सारा आपका फैट जमा हो गया है। तो नॉर्मल बॉडी तो पहले भी काम करती थी, जब आपको डायबिटीज नहीं था तभी भी तो मीठा खाते थे, राइस खाते थे, ग्लूकोज डाइजेस्ट तब भी होता था। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, आपका फैट इन सेल्स में आके अटक गया है। तो हमारा थर्ड फेज जो रहेगा ना, वो ये अंदर का सेल निकालने, अंदर का फैट निकालने का काम करेगा। अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा अंदर तक का सेल निकल गया है? ठीक है, इसका एक टेक्निक है। उसके पहले मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ। एवरीथिंग इज रिसर्च बेस्ड, बिल्कुल भी हवा में बातें नहीं है, ये सब कुछ रिसर्च हो चुका है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेशेंट विद द टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, 26 हेल्दी वॉलंटियर लिए गए। हेल्दी वॉलंटियर यानी जिनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन लेकिन उनके पेरेंट्स को डायबिटीज है। ओके, ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेशेंट यानी जो पेशेंट डायबिटीज है उनके बच्चों को लिया गया, जो उनको डायबिटीज अभी तक नहीं हुआ है। ओके, उनका जीटीटी कराया गया। अब जीटीटी क्या होता है? जीटीटी ये होता है 75 ग्राम शुगर आपको खानी होती है, और वो खाने के बाद 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक करते हो। तो वो हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल, मतलब पहले भी जब खाते थे तो इंसुलिन सही से काम करता था, तो हम लोग क्या करते हैं, जीटीटी करते हैं। तो जीटीटी में हमारा क्या गोल होता है कि शुगर खाने के बाद भी आपका जो है सब कुछ सही से चलना चाहिए, यानी इंसुलिन रिलीज होना चाहिए और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आना चाहिए। ये जीटीटी का गोल है। अभी इसमें क्या किया, 14 लोग जो इंसुलिन के सेंसिटिव है, मतलब उनके जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ 12 लोग ऐसे लिए गए जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, क्योंकि उनको डायबिटीज अभी तक हुआ तो नहीं है, तो उनको जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये इस रिसर्च के हिसाब से 26 वॉलंटियर लिए गए जिनको डायबिटीज नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स को है, और उन लोगों में जीटीटी टेस्ट किया गया कि क्या उनका इंसुलिन या उनका पैनक्रियास सही से काम कर रहा है क्या। और उसमें से कुछ लोग थे जो इंसुलिन को सेंसिटिव थे, कुछ लोग थे जो रेजिस्टेंट थे। अभी आप लोगों में से जो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल हाई है, वो सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले कैटेगरी में हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ जब इनको, अच्छा एज भी कम है, उनका एज कितना था, 28 26। क्यों? क्योंकि डायबिटीज होने की जो प्रक्रिया होती है ना, जिनको भी होता है उनको सडनली 1 महीना 2 महीने 3 महीने में नहीं होता, प्रोसेस बहुत पहले चालू हुआ रहता है, अपने को पता लेट चलता है। ओके, तो क्या किया, इंसुलिन सेंसिटिव कंट्रोल ग्रुप। तो वेट भी अगेन देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एज हम लोग बोलते नहीं, उम्र हो गई है ना इसकी वजह से डायबिटीज हो गया है, लेकिन इन लोगों को उम्र है क्या, 26 28, एज नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं वेट ज्यादा है ना उसकी वजह से डायबिटीज हुआ है, लेकिन देखिए वेट कितना है, एक साइड में 60 kg है, एक साइड में 64 kg है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। और HbA1c भी उनका चेक किया है, क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज नहीं है, तो HbA1c 5.1 5.2। ठीक है, और अब क्या किया गया इनको, ये मशीन है इसको बोलते हैं MRS, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, MRI का भाई। ठीक है, इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, आपके बॉडी के अंदर का केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या है, कहाँ पर क्या चल रहा है, या क्या क्या चीजें आपकी बॉडी बॉडी में है, वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इस मशीन में जब इन वॉलंटियर्स को डाला गया तो पता चला, एक ग्राफ बनाया गया। ओके, इट इज इंट्रामायोसेलुलर लिपिड, मतलब आप उनके बॉडी में फैट कितना है ये पता करा गया। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कितना फैट है उनको ये पता करना है। तो जो कंट्रोल ग्रुप था, यानी जो लोग जो लोग डायबिटीज इंसुलिन सेंसिटिव थे, सेंसिटिव यानी जिनका रिस्पॉन्स, जिसका इंसुलिन रिस्पॉन्स कर रहा था,
तो उनका जब निकाला गया तो उनका ग्राफ इस तरह से आया। ये है उनके बॉडी के अंदर इंट्रामायोसेलुलर लिपिड, यानी इतना फैट उनके बॉडी में सेल्स में पाया गया। और ये जो है जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा था, उनके अंदर ये इतने सारे जो है इंट्रामायोसेलुलर लिपिड्स पाए गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको कम करना है, यानी हमारा नेचुरल इंसुलिन रिएक्ट करे ऐसे हमको अगर लग रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे बॉडी के सेल के अंदर का फैट कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनका जिनका जीटीटी रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, या जो लोग इंसुलिन को, नेचुरल बॉडी के इंसुलिन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनके बॉडी में इंट्रासेलुलर लिपिड बहुत कम है। ओके तो हम लोगों को रेजिस्टेंस कम करना है, या हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेचुरल वे से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए, मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, हमारा खुद का पैनक्रियास काम करे, हमारी खुद के सेल काम करे, तो हमको पहले इंट्रामायोसेलुलर लिपिड कम करने हैं। यानी ये आपका सबसे अंदर का चर्बी है जो बॉडी के सेल के एकदम अंदर चला गया है। जैसे जैसे हम लोग उसको कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका खुद का इंसुलिन काम करेगा। इट इज अ फेज 3। तो अभी जो आपकी बॉडी के ऊपर का चर्बी कम हो रहा है, बाहर से जो दिखाई दे रहा है पेट का घेरा कम होगा, ये सब कुछ है, इट इज अ फेज 1। फेज 1 से हम लोग आएंगे फेज 2 में। फेज 2 में हम लोग काम करेंगे ब्लड के अंदर के शुगर के। देखो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब शरीर के सबसे बाहरी हिस्से का चर्बी कम कर रहे हैं, फिर उसके साथ खून के अंदर की शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, खून के अंदर का चर्बी कम करना चालू करेंगे। और जब वहां की कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग एकदम अंदर सबसे डीप वाला हिस्सा है आपके सेल्स का, जहां पर एक्चुअली आपके इंसुलिन को काम करना है, तो उसको निकालने का ट्राई, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर ही निकलते हैं, हम लोग डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं कूद सकते। पहले ऊपर ऊपर के ही निकलेंगे, फिर अंदर डीप, धीरे 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 जो सबसे आखिरी में जमा है वो सबसे पहले निकलेगा फैट। ये बात हमेशा याद रखो। जो सबसे आखिरी में, मतलब शरीर के बाहरी हिस्से में सबसे आखिरी में फ्रेश चर्बी है आपकी, 2-3 साल पहले की है, 7-8 साल पहले की, उसके पहले ऑलरेडी खून में जमा हो गई। जब खून से वो निकलना बंद हो गई, तब आपके सेल पर डिपॉजिट होने लगी। अंडरस्टैंड? और फिर अब जो एकदम सेल एकदम डीप है, वो थर्ड फेज में निकलता है। तो इसलिए आज का कंक्लूजन क्या है, हमारा हमारा गोल क्या होना चाहिए, सारे लोग फेज 1 में हैं, तो आज का फेज 1 का गोल होना चाहिए कि आपको जितना हो सके बॉडी फैट कम करना है। बॉडी फैट एक्सटर्नल जो दिखता है, अगर जब आपका बाहर का बॉडी फैट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके कोई बटन नहीं है, जैसे जैसे बॉडी फैट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप ब्लड तक पहुंच जाएंगे, ब्लड का ट्राइग्लिसराइड लेवल इंप्रोवाइज होने लगेंगे आपके। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेंगे हमारे फैज जी का। फैज जी का ना हम लोगों ने देखा उनका उनका शुगर लेवल इंप्रोवाइज हुआ है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल अभी भी हाई है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड ब्लड का फैट कम कर, क्योंकि उनके एक्सटर्नल बॉडी में फैट नहीं है। आप देखेंगे उनको तो बड़े लीन है वो, तो एक्सटर्नल बॉडी फैट उनका नहीं है, लेकिन उनके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, वहां पर फैट है। उसकी वजह से क्या हुआ है, उनको हार्ट का इश्यू हुआ है। तो वेसल्स के अंदर अभी हम लोग एक एक लेवल अंदर चले गए उनके केस में, तो वो है। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग वो सेल के अंदर का भी निकालेंगे। जब हम लोग अंदर का फैट निकालना शुरू करेंगे, सबसे पहले उनकी जो कार्डियक मेडिसिन है, खून का जो कोलेस्ट्रॉल के टैबलेट्स जो भी उनको चल रही है, वो हम लोग बंद करेंगे। धीरे धीरे उनका डायबिटीज की वजह से जो थायराइड और बाकी का इश्यूज है, वो भी आते आते दूसरे तीसरे फेज में आते आते वो भी सबसाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड के अंदर की एक्सेस शुगर है, फेज 1 में गोल ये होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है वो हम लोग इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जितना वो इस्तेमाल करेंगे तभी जाके हम लोग एक्चुअल मेडिसिन बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन का काम सिर्फ आपकी ब्लड शुगर लेवल कम करना है, तो वो ब्लड में से निकालती है और कहीं ले जाके डाल देती है। तो अपने को सबसे ऊपर मेडिसिन के ऊपर का डिपेंडेंसी कम करना है, और इस तरह से फेज 1 का हमारा ये गोल रहेगा। ओके तो होप कि सब लोगों को यहाँ तक फेज 1 समझ में आया है। फेज 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, फेज 3 में क्या करने वाले हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी क्वेश्चंस आपको, अभी इस जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसमें से कुछ क्वेश्चंस है क्या, हम लोग वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स या आपकी जो भी अगला प्लानिंग है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस, किसी को कुछ पूछना है? अभी तक की चीजें समझ में आई, क्लियर हो गया किस तरह से रिवर्सल चलने वाला है? समझ में आ गया? यस, परफेक्ट। किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो होप के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी